डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद अस्पताल में बवाल के बाद कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने भले ही हिंसा के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की हो, लेकिन उसी के दबाव में कुछ घंटों बाद ही सही 19 उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की खबर आई है। इतना एक्शन काफी नहीं है। उपद्रव और तोड़फोड़ को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत चालाकी से कलकत्ता पुलिस कमिश्नर मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह करना इतना आसान होगा नहीं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या वाकई बंगाल पुलिस ने इस केस में सही से काम किया था, और साथ ही ममता बनर्जी भी जो बिना जांच पड़ताल हुए हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ पर बयानबाजी कर रही हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये राज्य मशीनरी की बहुत बड़ी नाकामी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस घटना पर मार्च करने की बात कही है। जब राज्य में आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, किसके खिलाफ आखिर आपने प्रोटेस्ट करने की सोची है? ये बात शायद किसी को समझ आएगी नहीं। ये तो साफ दिखता है कि बस खाना पूर्ति की जा रही है। और आगे कई सवाल हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि बंगाल में किस तरह बस राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या बंगाल की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित होगा कोलकाता का यह रेप केस? चलिए इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करते हैं। कोलकाता कांड को लेकर बड़ा खुलासा, हॉस्पिटल की तोड़फोड़ में पुलिस की मिली भगत, आरोपियों को बचाने की ममता कर रही कोशिश, हाईकोर्ट ने ममता सरकार की लगाई फटकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कलकत्ता के जिस अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उसी में तोड़फोड़ क्यों हुई? वो अस्पताल जहां मरीज सुकून के साथ इलाज कराने चाहते हैं, वहां एक साथ सैकड़ों उत्पातियों के उपद्रव की सुनामी कैसे आ गई? सब कुछ तोड़ देने की सनक, सब कुछ तबाह कर देने का टारगेट, इमरजेंसी में ऐसा तांडव कि बेहाल परेशान मरीज किस हाल में वहां से जान बचाकर भागे होंगे। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के बाहर बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। देर रात भीड़ उग्र हो गई और अस्पताल के भीतर घुस गई। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ परिसर में खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, बल्कि अस्पताल के भीतर इमरजेंसी वार्ड को भी तहस नहस कर दिया। भीड़ ने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ वो गलत मीडिया कैंपेन की वजह से हुआ है। ये एक दुर्भावनापूर्ण मीडिया कैंपेन है। कोलकाता पुलिस ने क्या नहीं किया? पुलिस ने इस मामले में सब कुछ किया। हमने परिवार को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने तो इस उपद्रव का कौन जिम्मेदार है ये तो बता दिया। अब हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं जो इस पूरे केस को देखते हुए खड़े हो रहे हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। और अगर पुलिस कमिश्नर ये वीडियो देखते हैं तो कोशिश करें कि इन सभी सवालों का जवाब जरूर दे सकें। सवाल नंबर 1, आधी रात को हुड़दंगी कहां से आई? आधी रात में उसी अस्पताल पर हमला क्यों हुआ? और 5000 से ज्यादा हुड़दंगी आखिर आए कहां से? जिस जगह डॉक्टरों का प्रदर्शन हो रहा था, वहां इतने उत्पाती आखिर पहुंचे कहां से? सवाल नंबर 2, आधी रात को हुड़दंगियों को कौन लाया? अब सवाल ये उठता है कि जहां पर जूनियर डॉक्टर को इंसाफ के लिए डॉक्टर्स और उसके साथ प्रदर्शन कर रहे थे, उस जगह पर हुड़दंगियों को आखिर लाया कौन? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ बिना किसी प्रायोजित कार्यक्रम के इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर बिना किसी मकसद के जुट नहीं सकती। जाहिर है इसमें साजिश की बू महसूस की जा रही है। प्रदर्शन में मौजूद आरजी कर अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि ये एक पूर्व नियोजित स्थिति है, ऐसी हमें आशंका है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्यों ऐसी एक्टिविटी अस्पताल परिसर के पास हो रही है। सवाल नंबर 3, यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है जो इस अस्पताल के प्रदर्शन पर सारी दुनिया की निगाहें जमी हुई है, जिससे हर डॉक्टर का परिवार आहत महसूस कर रहा है। वहां जूनियर डॉक्टर की हत्या के बाद सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या कुछ बड़ा उपद्रव हो सकता है। इस बात की जानकारी खुफिया तंत्र को क्यों नहीं थी? सवाल नंबर 4,
उपद्रव के समय उचित तादाद में पुलिस क्यों नहीं थी? अस्पताल में उस समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और रिमझिम सिन्हा अब सवाल उठा रही हैं कि नेताओं की रैलियों में हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन अस्पताल में इतनी बड़ी घटना के बाद भी 2 से 3 वैन ही पुलिस की वहां दिख रही थी। रिमझिम सिन्हा उस रात के प्रोटेस्ट रिलकेम द नाइट प्रोटेस्ट मुहिम चला रही। सवाल नंबर 5, सबूतों से क्या छेड़छाड़ का प्लान था? जिस तरह से सर्वर रूम और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की गई, वो बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा करता ही है। जहां मौका मिला वहां तोड़फोड़। आखिर इन उपद्रवियों को सर्वर रूम की जानकारी किसने दी? सवाल नंबर 6, टारगेट पर सीसीटीवी फुटेज थे। अस्पताल के सीसीटीवी को भी तोड़ा गया। जहां मौका मिला वहीं से उखाड़ दिया गया। डीवीआर डैमेज करने की कोशिश की गई। आखिर इन दंगाइयों को सीसीटीवी फुटेज से क्या परेशानी थी? जाहिर है कुछ तो मिटाना और हटाना था। ऐसे में सवाल यह भी है कि सीबीआई यहां के फुटेज ले चुकी थी क्या, या छेड़छाड़ ने सारे सबूत बर्बाद कर दिए हैं? सवाल नंबर 7, फुटेज के बावजूद सारे हमलावर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तमाम सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर अस्पताल के हमलावरों का भूगोल बता रही है। चाहे कोई भी फुटेज देख लीजिए, हर सीसीटीवी में दंगाई और ये उत्पाती साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन खबर है कि 4-5 हिरासत के अलावा अभी तक सारे दंगाई सुकून की दुनिया में चैन से सो रहे हैं। सवाल नंबर 8, 5000 हमलावर बाहर से बुलाए गए थे क्या? हमले के बाद दिन कई वीडियो भी दिख रहे हैं। दंगाइयों के बारे में आसपास के लोगों से पूछा गया। कई कोशिशों के बावजूद अगल बगल किसी ने भी इन दंगाइयों को नहीं पहचाना। ऐसा लगता है कि साजिश हमले के लिए लोगों को क्या बाहर से बुलाया गया था? सवाल नंबर 9, हमलावरों में असलम कौन है? असलम अब कहां है? 5000 दंगाइयों में से एक को अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने पकड़ा था। उसका नाम असलम बताया गया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने उसे छोड़ा या गिरफ्तार किया, अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल नंबर 10, किसी हाई प्रोफाइल को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? जिस तरह से जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिस तरह से इस दरिंदगी को छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किसी ना किसी बड़े और खास को बचाने का प्रयास लगता है। लेकिन वो कौन है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है और इनके जवाब अब तक कहीं से भी सामने नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी को मृत्यु दंड होने की बात तो करती हैं, लेकिन उनका जुबानी जोश उनके एक्शन में फिलहाल नदारत है। ममता बनर्जी ने ऐलान तो किया था कि वो इस केस को लेकर मार्च निकालेंगी। ममता सरकार दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करेगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि दोषियों को अगले रविवार तक फांसी दे देनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने सीबीआई को अल्टीमेटम दे दिया है। ये सब बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन ये समझ के परे है कि बंगाल के मुख्यमंत्री आप हैं, पुलिस प्रशासन आपका है, इतना बड़ा कांड आपके राज्य में हुआ है और आप ही मांग कर रही हैं कि मार्च हम निकालेंगे। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ये पूरा का पूरा ढोंग हो क्यों रहा है? क्योंकि डर है क्या कि कहीं इस घटना से बंगाल की सत्ता ना पलट जाए? क्या ममता को उठाना पड़ेगा राजनीतिक नुकसान? हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीयत हो रही है। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी बैकफुट पर रह चुकी हैं। लेकिन इन फजीयतों के बावजूद ममता बनर्जी के सियासी कद पर कोई फर्क नहीं आया। उनकी पार्टी इन इलाकों में लगातार जीत दर्ज करती रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ममता को कलकत्ता रेप केस के आरोपों से राजनीतिक नुकसान को रोक पाएंगी? कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब भी सियासी मुश्किल में घिरती हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इस संवेदनशील घटना पर ममता सरकार का रवैया हैरान कर रहा है। लोग भड़के हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप है कि उसने इतने संगीन कांड में भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा। मगर सीबीआई की जांच के पहले ही दिन आधी रात को हंगामा मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दिया और इस पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं वो हमने आपको बता ही दिए हैं। आपकी इन सवालों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।